ये तो हम सभी जानते हैं कि जीरो यानी शून्य की खोज भारत ने ही की है, क्योंकि इसका उल्लेखन स्पष्ट रूप से आर्यभट्ट द्वारा लिखी किताबों में आज भी उपलब्ध है, जिसके कारण यूरोप और अमेरिका के लोग इसका श्रेय हथिया नहीं सके। जिन बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर आज का कंप्यूटर चलता है, उसमें से 0 भारत की ही देन है। भारत की भावना पहले से ही विश्व कल्याण की रही है। यदि किसी ने कोई खोज की तो उसको सम्मानित किया जाता है, लेकिन अंग्रेज जिस भी खोज को करते थे उसको अपने नाम पेटेंट करवा लेते थे। और ऐसे कई आइडिया हैं जो भारत के हैं, लेकिन गुलामी के दौर में भारतीय मजदूर थे और अंग्रेजों ने यहाँ की खोज, यहाँ के लोगों के आइडिया को अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया। और आज दुनिया को ऐसा लगता है कि सच में ये खोज अंग्रेजों ने ही की है, जबकि सच तो ये है कि भारत ने कई आविष्कार किए हैं, लेकिन उसका क्रेडिट उनको नहीं मिला है। इतिहास में जब कोई खोज या आविष्कार होती थी, तब वास्तव में ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता था कि किस आविष्कार का वास्तविक आविष्कारक कौन है। ऐसी परिस्थिति में यदि किसी व्यक्ति ने किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर किसी भी आविष्कार का प्रदर्शन कर दिया, तो उसी को आविष्कारक मान लिया जाता था और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हो जाता था, चाहे उनके आविष्कार चोरी के ही क्यों ना हो। ऐसे में छोटे शहरों के आविष्कार और खोजकर्ताओं जिनकी पहुंच ऊपर तक नहीं होती थी, वो ऐसे ही गुमनाम रह जाते थे। और आज हम ऐसे ही आविष्कार और खोजों के बारे में बताएंगे जिसके आविष्कार के सबूत भारत में मिले हैं और उस श्रेय का असली हकदार भारत है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला, हवाई जहाज यानी एरोप्लेन। इतिहास की किताबों और स्कूल के कोर्स में ये पढ़ाया जाता है कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन ये गलत है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि आज के आधुनिक एरोप्लेन की शुरुआत राइट ब्रदर्स ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे कई हजारों साल पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने के कई तकनीक का वर्णन किया गया था। आसमान में पक्षियों की तरह उड़ान भरने की चाह तो दशकों पुरानी है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेखन मिल जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी आविष्कार की थ्योरी सिद्धांत भी उतनी ही अहम होती है जितना कि एक आविष्कार। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, इस क्षेत्र के लोग बाद वाले को ही लोग हमेशा याद रखते हैं। 4वीं शताब्दी में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकार का वर्णन किया गया है तथा हवाई जहाज के कई नियम और प्रकार भी इसमें बताए गए हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले लोगों का पूर्व अनुमान कि भविष्य के लोग आसमान में लोग हवाई जहाज से युद्ध लड़ सकेंगे। विमान का मॉडल तैयार कर देना क्या मान्य नहीं रखता। दूसरा, रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन। भले ही आज रेडियो बीते जमाना हो चुका है, लेकिन उसकी वायरलेस टेक्नोलॉजी आज भी हर जगह काम करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्कोनी को वायरलेस टेलीग्राफी की खोज में उनके योगदान के लिए वर्ष 1909 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन इससे करीब 14 साल पहले ही श्री जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1895 में ही रेडियो वेव रिसीवर का आविष्कार कर दिया था। अब जरा सोचिए कि बिना रिसीवर के कोई रेडियो कैसे चल सकता था। इन्हीं के आविष्कार के 2 साल बाद मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का प्रदर्शन कर दिया था, जिसके बाद सार्वजनिक तौर पर रेडियो के आविष्कारक के रूप में मार्कोनी को ही पहचाना जाता है। इसको दुर्भाग्य ही कहें कि दुनिया सिर्फ मार्कोनी को ही रेडियो के आविष्कार के रूप में जानती है। वायरलेस कम्युनिकेशन के जनक माने जाने वाले जगदीश चंद्र बोस को नहीं। नंबर 3, पहिए का आविष्कार। आज से 5000 और कुछ 100 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें रथों के उपयोग का वर्णन है। जरा सोचिए, पहिया नहीं होता तो क्या रथ चल पाते। इससे सिद्ध होता है कि पहिया 5000 साल पहले थे। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफ़र पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली, गति से जीवन में परिवर्तन आया। लेकिन पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को दे दिया, जहां रेतीले मैदान हैं, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊँटों की सवारी करते थे। हाल ही में रामायण महाभारत से पहले ही चमत्कारिक आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहिए का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेष से प्राप्त हाथ गाड़ियाँ मिली हैं। सिर्फ ये हाथ गाड़ियाँ ही प्रमाण करती हैं कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक ने नहीं बल्कि भारत में ही हुआ था। नंबर 4, USB पोर्ट। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। इस डिवाइस से हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में जोड़ने में मदद मिलती है, जिससे हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का डाटा आदान प्रदान आसानी से कर पाते हैं। इससे उस शख्स की भी ज़िंदगी बदल गई जिसने इसको बनाने में मदद की थी। उस शख्स का नाम था अजय भट्ट। 1990 के दशक में भट्ट और उसकी टीम ने जब इस डिवाइस पर काम शुरू किया था, तब लोगों ने इनको बेकार का डिवाइस बताया था। लेकिन आविष्कार के बाद उस दशक के आखिरी तक कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए ये सबसे अहम फीचर बन गया था, लेकिन तब भी इन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया था। भारत में जन्मे अजय भट्ट को इस मामले में सार्वजनिक तौर पर पहचान तब मिली थी जब 1909 में इंटेल कंपनी के लिए टेलीविज़न विज्ञापन आया था। इसके बाद 2013 में भट्ट को यूरोपियन इन्वेंशन अवार्ड से भी नवाजा गया था। नंबर 5, ग्रेविटी के नियम। हाल ही में हम सभी जानते हैं कि आधुनिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। जरा सोचिए कि हजारों साल पहले से चलती आ रही इस दुनिया में न्यूटन के अलावा कोई और ऐसा इंसान नहीं हुआ होगा जो धरती के इस बल को नोटिस कर सके। हमको ये बताया गया है कि न्यूटन ने पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा और न्यूटन लॉ लिख डाला। बिल्कुल हम इस बात से सहमत भी हैं कि मॉडर्न ग्रेविटी के नियम न्यूटन ने दिए, लेकिन इससे पहले भी लोग धरती के इस बल के बारे में जिक्र किया करते थे। न्यूटन से 500 साल पहले भास्कर आचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को विस्तार से उल्लेखित किया था। उन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में भी इसका उल्लेखन किया है। इस ग्रंथ को बाद में अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया और ये सिद्धांत यूरोप में भी प्रचलित हुआ। गुरुत्वाकर्षण नियम के संबंध में उन्होंने लिखा था कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ सौशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का हर पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी में कोई ना कोई बल जरूर है। नंबर 6, प्लास्टिक सर्जरी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भारत में ही हुई थी और ये भी करीब 2000 साल पहले। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई थी। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है, लेकिन अगर हम इसके बेसिक को ट्रेस करें जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, तो वो भारत में ही मिलते हैं। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता था। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध और प्राकृतिक विद्वानों में जिनके अंग खराब हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी, तो उनको ठीक करने का काम करते थे। इसके अलावा सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व में ही अपने समय के स्वस्थ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर मोतियाबिंद, पत्थरी का इलाज जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए थे, जिनके सबूत आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, फाइबर ऑप्टिक्स। आज जो हम तेज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ये बिना ऑप्टिक फाइबर के संभव नहीं हो पाता। इन ऑप्टिक फाइबर को दुनिया के हर देशों में बिछाकर रखा गया है, जिससे हमारा डाटा पल भर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। भारतीय मूल के अमेरिक भौतिक वैज्ञानिक जो फाइबर ऑप्टिक में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, फॉर्च्यून मैगजीन ने अपने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी उन्हें 7 ऐसे नायक जिनकी उतनी प्रशंसा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए में से एक के रूप में नामित किया गया था। उन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का पितामह माना जाता है। 1955 से लेकर
1965 के बीच में कई टेक्निकल पेपर लिखे। इनमें से एक पेपर 1960 में साइंटिफिक अमेरिका में प्रकाशित हुआ था। इस पेपर में फाइबर ऑप्टिक को वास्तविक रूप में उपयोग में आने में मदद की थी। नंबर 8, टॉयलेट। पुराने सबूतों के आधार पर ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है कि टॉयलेट सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में मौजूद था। हालांकि इस दौर उपयोग में आने वाले टॉयलेट से काफ़ी बेसिक हुआ करता था, इतने मॉडर्न और एडवांस नहीं हुआ करते थे जैसा कि आज हम देखते हैं, बस काम चलाऊ थे। पहली बार इस तरह के टॉयलेट का इस्तेमाल सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही किया था। हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदाड़ो एक पूरी तरह से विकसित शहर था। इस सभ्यता के लोग हाइड्रोलिक इंजीनियर में भी निपुण थे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि पहले हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी, आज भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर बीच में खेतों में जाने की प्रथा कहाँ से शुरू हो गई? अगर इसका जवाब आपको मिले तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 9, शैम्पू। शैम्पू से बाल धोने के बाद भला कौन अच्छा महसूस नहीं करता? दरअसल शैम्पू शब्द चंपू शब्द से बना है। सर में तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा बंगाल में 17वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। बाद के दिनों में शैम्पू के तौर पर इस परंपरा का विकास हुआ था। भारत में 15वीं शताब्दी में कई पौधे और फलों के बीज से शैम्पू बनाया जाता था। ब्रिटिश काल में व्यापारियों ने शैम्पू को भारत से यूरोप पहुंचाया और फिर वहां के यूरोपियों ने पूरी दुनिया में इसका विस्तार कर दिया। और इतना ही नहीं, और कई ऐसे खोजें और आविष्कार भी हैं जिसकी खोज भारत ने की थी, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और देश ले गया। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना।